Hello student, welcome in Rishi Solutions. Here the solutions of JEE Mains 27 January 2024 second shift is provided here. In this series, this is the 7th part of the solution, and in this part we are providing the solution of thermodynamics related questions, waves related questions, and magnetic field related questions. And the first question is, during an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of Cp upon Cv for the gas is. अब Cp upon Cv क्या है? गामा. Cp upon Cv is the गामा. और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो इक्वेशन होती है हमारी Pv पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. फॉर दिस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वॉल्यूम V in terms of P and T. For this we have to use the equation PV equals to nRT and V equals to, from this V equals to nRT upon P. By replacing the V with this nRT upon P, the equation will be as like this: P into nRT upon P whole to the power gamma equals to constant. अब यहाँ पर P जो डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा, P ऊपर आएगा तो P पावर माइनस गामा हो जाएगा, और P पावर 1 पहले से ही है तो हो जाएगा P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा हो जाएगा. तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, P और T में रिलेशन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर हमको कह रहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ T, तो इसको रिलेट करने के लिए हमको यहाँ पर T को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा. फॉर दिस P टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन T टू द पावर गामा, यानी कि T की पावर हो जाएगी माइनस गामा, और यहाँ पर P पावर 1 माइनस गामा है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा कि T टू द पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा. तो माइनस गामा को हटाने के लिए हो जाएगा T टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाएगा. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो अगर हम निगेटिव का ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत आ जाएगा. तो माइनस एक्चुअली क्या होगा, P इक्वल्स टू K T टू द पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा होना चाहिए. अब यहाँ माइनस गामा को हटाएंगे ऊपर से तो नीचे एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा. अब यहाँ क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करने की जरूरत है. कह रहा है कि प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ T, यानी कि गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3. तो यहाँ पर आ जाएगा गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 जो कि Cp अपॉन Cv होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड आर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग गिव्स 7 बीट्स पर सेकेंड विद एन ओपन आर्गन पाइप ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर, बोथ वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज. ओके, व्हाट इज बीट? व्हेन two instruments are playing simultaneously and their frequencies are slightly different. If one has frequency f1 and second has frequency f2 और f1 और f2 में बहुत ही कम अंतर है, तो there will be a beats equals to difference of the frequencies, मतलब जो beats नंबर होंगे वो हो जाएगा उन दोनों की फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर. अगर यहाँ पर 7 बीट्स आ रही है पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि दोनों की फ्रिक्वेंसीज में 7 का डिफरेंस आएगा. अब यहाँ पर दूसरी नोट करने वाली बात है कि दोनों फंडामेंटल मोड में है, कि यानी कि इनिशियल पोजीशन पर जो मिनिमम नोट्स और मिनिमम एंटी नोट्स बन सकते हैं उसी केस की बात हो रही है यहाँ पर. और दूसरा जो यहाँ पर अटेंशन की बात है वो लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर में दिया है. तो ये सब और वेलोसिटी पूछ रहा है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट का भी ध्यान रखना है हमको. फंडामेंटल नोड है, फंडामेंटल मोड पूछ रहा है, और दूसरा बीट्स पूछ रहा है. तो हम पहले आते हैं क्लोज आर्गन पाइप में. अब क्लोज आर्गन पाइप में अगर फंडामेंटल मोड की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप पर होगा
वो एंटी नोड बनेगा और बॉटम पर नोड बन जाएगा। यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर एंटी नोड बन जाएगा। तो उस कंडीशन पर ये यहाँ पर ए हो जाएगा एंटी नोड, यहाँ पर नोड बन जाएगी। ये फंडामेंटल मोड की बात हो रही है यहाँ पर। और एंटी नोड से नोड की जो डिस्टेंस होती है वो होती है लेमडा अपॉन 4 होती है। और इसकी लेंथ क्या है, एल है, मान लेते हैं L2 मान लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये लेंथ हो गई हमारी L2 आर्गन पाइप की। क्लोज आर्गन पाइप है। क्लोज आर्गन पाइप मतलब वन साइड क्लोज है, दोनों साइड क्लोज नहीं होता, वन साइड क्लोज रहेगा तो क्लोज बोलते हैं। दोनों साइड ओपन रहेगा तो बोलते हैं ओपन आर्गन पाइप। तो ये जो लेंथ हो जाएगी दोनों की, ये लेमडा 2 अपॉन 4 हो जाएगी एंटी नोड से नोड की। और इसकी लेंथ है हमने मान रखी है L2 है। L2 दिया है 150 सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं ओपन आर्गन पाइप में। ओपन आर्गन पाइप इज उसकी लेंथ क्या है 350 सेंटीमीटर, जो कि इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ओपन आर्गन पाइप ले लेते हैं। दोनों साइड देखिए ओपन है। ओपन आर्गन पाइप इसकी लेंथ मान लेते हैं हम L1 है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, फंडामेंटल नोड जो बनेगा, फंडामेंटल मोड में टॉप पर और बॉटम पर, यानी जहाँ ओपन एरिया होगा वहाँ पर तो एंटी नोड तो बनेगा ही बनेगा। बीच में एक एटलीस्ट एक नोड तो नोड बनेगा, क्योंकि बिना नोड के हम एंटी नोड नहीं बना सकते, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो एक नोड बनेगा बीच में और ऊपर और नीचे एंटी नोड बन जाएगा। तो उस केस में जो वेव फॉर्म होगी वो इस तरह होगी फंडामेंटल मोड में। तो ये एंटी नोड, ये नोड, फिर से अगेन एंटी नोड। नोड से एंटी नोड की जो डिस्टेंस होती है वो λ/4 होती है। अब यहाँ हम इसको मान रहे हैं λ1/4, तो ये भी हो जाएगी λ1/4 और ये भी λ1/4। और लेंथ मान लिया हमने L1 है, तो उस केस में L1 हो गया λ1/4 λ1/4। अब हम आते हैं यहाँ पर कि उसका वेलोसिटी हमको निकालना है, साउंड की वेलोसिटी, जो कि मान लेते क्या है हमारा v है यहाँ पर। V0 मान लेते हैं या v मान लेते हैं। और दोनों ही केस, क्योंकि साउंड वेलोसिटी दोनों ही केस में v ही रहेगी, चाहे ओपन आर्गन की बात करें चाहे क्लोज आर्गन पाइप की बात करें, तो दोनों ही केस जब V0 ही रहेगा और लेमडा दोनों के डिफरेंस है, यानी कि फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट रहेगी। और फ्रिक्वेंसी v इक्वल टू क्या होता है, f लेमडा होता है। तो उस केस के लिए हो जाएगा यहाँ पर फॉर ओपन आर्गन पाइप L1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा λ1/4 प्लस λ1/4, है ना। ये λ1/4 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से तक, फिर से अगेन λ1/4। तो इन दोनों ऐड कर दें, क्या हमारा आ जाएगा λ1/2 आ जाएगा। अब λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये लेंथ किसके बराबर L1 के, तो λ1 हो गया हमारा 2L1। और हमको ये पता है कि v इक्वल टू होता है f लेमडा, तो f1 हो जाएगा, यानी कि जो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आएगी ओपन आर्गन पाइप की वो हो जाएगी f1 इक्वल टू v/2L1। L1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आ गए हैं क्लोज आर्गन पाइप में। वही केस यहाँ पर भी होगा, L2 इक्वल टू λ2/4 हो जाएगा, क्योंकि L2 यहाँ पे एक ही बन रहा है। तो यहाँ से हम λ2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो λ2 इक्वल हो जाएगा 4L2 हो जाएगा। और F2 हो जाएगा v/4L2, क्योंकि v/λ2 तो λ2 4L2। तो अब इससे डिफरेंस निकालेंगे, F2 माइनस F1 दोनों में हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा v/2, दोनों में हमने कॉमन ले रखा है, इसका v/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा v/2 कॉमन लेंगे तो 1/2L2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/L1 आ जाएगा। और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स, जो कि दिया है 7 है यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, v/2 हमको भी फाइंड करना है और बाकी सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे यूनिट का। तो v/2 का मतलब 1/2 इंटू 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 150 सेंटीमीटर दिया तो 1.5 मीटर हो जाएगा, माइनस 1/L1 350 3.5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, v/2 का 1/3 माइनस 2/7 इक्वल टू 7 हो जाएगा, है 2, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा, ये 3 ही रह जाएगा। तो उस केस में ये हमारा v की वैल्यू हो जाएगी 22, क्योंकि इधर LCM आ जाएगा 21 3 और 7 का, और उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 294 मीटर पर सेकेंड। तो जो कि यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए वायर लूप formed by 2 semi-circular wires of radii 2 pi and 4 pi meter carrying currents I equals to 4 ampere as figure। तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और उसमें भी अल्फा निकालना, अल्फा × 10⁻⁷ टेस्ला है। तो इस केस में हम पहले मान लेते हैं कि एक जैसे कि कोई आर्क है हमारा,
और उसमें करंट फ्लो कर रही है I1, I करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं इधर है। तो उस केस में सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जो कि सेंटर पे जो आर्क है हमारा, ये एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा का। तो अब ये जो एंगल है, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और वो करंट की डायरेक्शन है, जो कि क्या है आई है, करंट फ्लो कर रहा है। तो बायो-सेवर्ट लॉ से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट सेंटर ऑफ द आर्क हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये हमारा और डीएल क्या है, डीएल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, वो क्या होगा आर इंटू अल्फा। अल्फा किस में होगा, रेडियन में होगा, तब डीएल हो जाएगा आर इंटू अल्फा। अब ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा 1 और डीएल हो जाएगा आर अल्फा। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला बनकर आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू अल्फा। अब ये जनरल हमारा फार्मूला बन सकता है, हो सकता है इसको याद करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू अगर मान लो क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ये सेमी सर्कुलर न करके इसी तरह से क्वेश्चन बना दिया जाए और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 10 कर दें, तब यहाँ पर सिर्फ हमको क्या निकालना होगा, पाई बाई 10 वैल्यू पुट कर दें और उससे हमको बी निकला जाएगा। तो यहाँ पर अब अल्फा इक्वल टू, इस केस में क्या है, अल्फा इक्वल टू पाई दिया हुआ, इस केस में अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, क्योंकि सेमी सर्किल है तो अल्फा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर। तो अल्फा पाई होगा और तो बी हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि अल्फा पाई रखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो हुआ अपर सर्कल की बात, क्योंकि अगर जब करंट फ्लो करेगी, करंट अगर हमको इस डायरेक्शन में मान लेते हैं हम, तो जब ये करंट घूम करके इस नीचे वाले सर्किल में आएगी तो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमारा जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा दोनों ही केस में। और हम राइट हैंड का रूल अप्लाई करेंगे तो अपने फिंगर्स को अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही केस, दोनों सेमी सर्किल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कमिंग आउटवर्ड ऑफ द पेज हो जाएगी। तो इस केस में मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सम कर जाएगा ड्यू टू अपर सेमी सर्किल और ड्यू टू लोअर सेमी सर्कुलर आर्क में। तो दोनों आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू बोथ आर्क सेमी सर्कुलर पार्ट, वो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन R1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन R2 हो जाएगा। और उस केस में ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दी जो कंपोजिट आर्क दिया हुआ है उसके सेंटर पे फार्मूला आ जाएगा। हमको वैल्यू पुट कर, आप देखो ये जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कमिंग आउटवर्ड ऑफ द पेज हो जाएगा यहाँ पर। तो बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 अब आई की वैल्यू क्या है, 4 एम्पियर है, R1 हमारा 2 पाई है और R2 4 पाई है। तो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फार्मूला यहाँ पर। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू है इंटू 4 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 पाई प्लस 1/4 पाई, 4 कॉमन ले लेंगे सिर्फ 1/2 पाई प्लस 1/4 पाई बचेगा। अब यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये कैसा आ जाएगा, हमारा फार्मूला आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। अब 10⁻⁷ पहले से दिया हुआ है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच्ड विथ ए क्लोज्ड पाइप इज 4.5 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। On opening the valve, water starts flowing and the reading of pressure meter will fall. Meter falls 2.0 10⁴ Newton per meter square. The velocity of the water is found to be √v मीटर पर सेकंड पूछ रहा है। तो ये एक्चुअली ये बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी पाइप है, अभी ये वाल्व इसका क्लोज किया हुआ है तो दोनों साइड में ये बंद है। तो उस केस में कह रहा है कि इसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ है वो P है। वो P कितना है, P दिया है यहाँ पर, P हम मान लेते हैं कि P1 है, स्टार्टिंग में P1 दिया है 4.5 10⁴। और उस केस में जो वाटर फ्लो है यानी कि जो वाटर है वो स्टिल पोजीशन पर यानी कि V इक्वल टू 0 है। अब दूसरा जब वाल्व हम ओपन कर देते हैं, जब वाल्व ओपन कर देंगे एक साइड में तो उस केस में ये वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेट सपोज द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इज
V2 वेलोसिटी से फ्लो करना शुरू करता है। तो वो जब फ्लो करेगा तो इसका प्रेशर डाउन होगा ही। वो हो गया हमारा P2 इधर है और उधर P1 है, इधर V1 0 है, इधर V2 हो गया। तब यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, P1 हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच होता है। लेकिन दोनों ही केस में जो पाइप हमारा सेम ही हाइट पर है तो दोनों ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर लिखेंगे भी तो रो जी एच इधर भी रहेगा और रो जी एच इधर भी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है यहाँ पर। तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो P1 प्लस 0 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हाफ रो V2 स्क्वायर हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है। अब रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू V2 स्क्वायर। अब 4.5 माइनस 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में। इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा V2 इक्वल हो जाएगा √50 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा 50, न कि √50, क्योंकि रूट के अंदर भी लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होकर के आंसर लिख देते हैं √50, जबकि होगा क्या? सिर्फ 50, क्योंकि रूट पहले से दिया हुआ है। तो भी यहाँ पर जो आंसर होगा 50 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और ये हमारा ये 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट का ये आखिरी पार्ट है। ये 30 क्वेश्चंस के पूरे सोल्यूशन हो चुके हैं। अगर ये सबके हम मिनट्स को काउंट करेंगे तो वो 1 आवर्स के आसपास ही बैठेगा, और 1 आवर्स इज सफिशियंट इसका। और हमने इस सोल्यूशन में डिटेल सोल्यूशन दिया है, सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं दिया है, उसका लेक्चर, उसके सारे पॉइंट्स भी दिए हैं, रिलेटेड क्वेश्चन भी क्या क्या आप कर सकते हैं। 30 के बदले आप मोर देन 30, मतलब ये करीब करीब हर क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा है। तो इस तरह से ये 1 आवर्स में ये करीब करीब 1 आवर्स लगा होगा सारे, अगर पार्ट्स को ऐड किया जाए मिनट्स को, तो ये है। तो इस तरह से आप लोग भी इसको कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं होता, बस अपना मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। और किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी को सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे सॉल्व एक बार नहीं, कई बार करिए। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी सोल्यूशन मिल जाए देख करके, लेकिन दोबारा करें तो अपने से आ जाए तो ज़्यादा सही होता है। उससे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की सिर्फ एक ही तरीका है, आप वही बुक NCERT की बुक कई बार पढ़िए, कोई भी बुक ले लीजिए, कई बार पढ़िए और क्वेश्चंस को कई बार रिपीट करिए। PYQ को ही ज़्यादा करिए, और अगर वो PYQ कई बार हो जाए तभी अदर क्वेश्चंस में जाइए। ओके, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और IIT JEE निकालना है।